तो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। एक्सेल क्या है ना? ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोला जाता है? जो पर्टिकुलर रूटीन में काम करता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग सुने हैं, जो भी सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर रूटीन में काम करता है उसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम क्या है? फॉर्मूला, मैथ्स, अकाउंट्स रिलेटेड एक्टिविटीज को करना। एक छोटा सा दुकान से लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक एक्सेल का यूज करना ही पड़ेगा, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूजेबल सॉफ्टवेयर में आता है। सबसे ज्यादा यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कोई भी कैलकुलेशंस, स्कूल का रिजल्ट हो गया या अकाउंट्स हो गया या कोई फॉर्मूला रिलेटेड मैथ्स हो गया, एवरीथिंग डन थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये सबसे ज्यादा यूज होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। और इसके लिए तुम्हें खुद का जो क्राइटेरिया है, तुम्हारा खुद का जो ब्रेन है, इसका यूज करना पड़ेगा। एक्सेल में तुम जब काम करोगे, तुम जब एग्जाम दोगे, तुम जब इंटरव्यू फेस करोगे, एक प्लस पॉइंट है एक्सेल में। प्लस पॉइंट क्या है? तुम्हें कभी भी कॉमन नहीं मिलेगा। जो सिखाया जा रहा है वो एक भी एग्जाम में नहीं आएगा। यह है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। सब कुछ में नया नया लगेगा, क्या देख रहे हैं तो कभी सुने ही नहीं थे। क्योंकि एक्सेल तुम्हें अपना ब्रेन का यूटिलाइज करके करना पड़ेगा। ये प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो पहले तुम लोग सीखा है और अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, उसमें तुम सीखा है हाउ टू चेंज द फॉन्ट, तुम सीखा है हाउ टू गिव पैराग्राफ स्पेसिंग। तो हम जिस प्रोसेस में किए हैं तुम भी वही प्रोसेस में करोगे। तुम्हें क्या अपना ब्रेन वहां पर यूटिलाइज करना पड़ रहा है? तुम्हें सिर्फ प्रोसेस को याद रखना है। तुम्हें पता नहीं था, मेरे थ्रू तुम टेक्निकली पता चल गया कि किस प्रोसेस में उसको हम कर सकते हैं, किस प्रोसेस में मार्जिन दे सकते हैं, किस प्रोसेस में सेव कर सकते हैं, किस प्रोसेस में लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। तुम्हें पता नहीं था, मेरे थ्रू तुम्हें पता चल गया। अब यू आर कैपेबल ऑल्सो। उसमें तुम और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें तुम जैसे करोगे हम भी वैसे ही करेंगे। ऐसा नहीं है मेरे पास एक्सपीरियंस है तो हम ज्यादा अच्छा करेंगे, तुम वैसे ही करोगे। प्रोसेस ओरिएंटेड, जो प्रोसेस दिखाया गया है उसी प्रोसेस में होगा। बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होगा? हम जस्ट यहाँ पर गाइडेंस है, तुम्हें सिर्फ समझाएंगे कैसे होता है। जैसे मैथ में होता है, मैथ में टीचर जब मैथ करवाता है क्या होता है? मैथ का एक दो मैथ करवा देता है, समझा देता है। अब उस लेवल का मैथ एग्जाम में आएगा ये कंफर्म है, लेकिन मैथ में क्या मैथ देगा वो तो टीचर के लिए बोलना मुश्किल है। अब मैथ में फैसिलिटीज है, मैथ में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के इंग्लिश में हम लोग मैथ को कंडक्ट करते हैं। लेकिन एक्सेल में फॉर्मूला भी तुम्हें तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मूला भी तुम्हें नहीं मिलेगा। फॉर्मूला कैसे तैयार होता है और किस लेवल में तुम्हें सोच के उसको करना पड़ेगा वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, एक्सेल है क्या और एक्सेल में काम कैसे करेंगे। तो हम वापस रिपीट कर रहे हैं, एक्सेल है वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूजेबल सॉफ्टवेयर और एवरी कैलकुलेशंस डन बाय एमएस एक्सेल। अगर हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं मतलब वो मेरा फॉल्ट है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, मतलब वो एवरीथिंग कर सकेगा रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। क्लियर? एक्सेल को बोला जाता है स्प्रेडशीट। ये जो सीट है इसको सीट बोला जाता है। एक्सेल में एक पेज बोला नहीं जाता, सीट इसको बोला जाता है। सीट ये बहुत बड़ा एरिया लेके है। एक एक सीट में कॉलम जो है एबीसीडी करके ये है मोर देन 16,000। अगर ऐसे करके एरो देके जाएंगे तो खत्म ही नहीं होगा। 16,000 कॉलम है, लास्ट कॉलम है 1 से 2 और रो है 10,48,000। क्लियर? तो ये एक्सेल का डेटाबेस है एक एक सीट का। और उस तरह से सीट देखो लिखा हुआ है नीचे, सीट 1 लिखा हुआ है ना, सीट 1 सीट 2 करके। यहाँ पर हम और भी सीट ले सकते हैं। जहां पर सीट 1 लिखा हुआ है उसके बगल में प्लस का सिंबल भी है, तो वहां पर सीट 1 सीट 2 करके बहुत सारा सीट ले सकते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया लेके रहता है एक्सेल, इसीलिए इसके एक्सेल को बुलाया जाता है स्प्रेडशीट। और ये टैबुलर फॉर्मेट में रहता है। टैबुलर फॉर्मेट मतलब टेबल का रूप में रहता है, जहां पर कॉलम है एबीसीडी करके और जहां पर एबीसीडी लिखा हुआ है इसको बोला जाता है कॉलम हेडर, और रो है 1 2 3 4 करके। और जहां पर ये रो लिखा हुआ है, रो का नंबर, उसको बोला जाता है रो हेडर। और एक्सेल के साथ हम लोग का जो मैथ का बेसिक डिफरेंस है वो है, मैथ हम लोग जब करते हैं कैलकुलेटर में या कॉपी में या मोबाइल में, जो भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वैल्यू देके करते हैं। एक्सेल में सेल एड्रेस देके करेंगे, बस यही डिफरेंस है। बाकी जैसा तुम मैथ करते हो कॉपी में, कैलकुलेटर में, मोबाइल में, वैसे ही तुम्हें यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल कैलकुलेशन का बात बता रहा है, इंट्रोडक्शन क्लास है ना, नॉर्मल प्लस माइनस डिवाइड जो हम लोग करते हैं वो सेम प्रोसेस में होगा। लेकिन यहाँ पर कैसे करोगे? तुम सेल एड्रेस के थ्रू करोगे, कभी भी वैल्यू के थ्रू नहीं करोगे। जैसे कि
मान लो अभी जो सेल में खड़े हैं इसमें लिखा हुआ है 8, एरो देके चले गए हैं नेक्स्ट सेल में, हम एरो के थ्रू जा सकते हैं, टैब के थ्रू भी जा सकते हैं। नेक्स्ट सेल में हम लिखे 9 और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 8 + 9, तो 8 + 9 अगर सेल में लिखेंगे तो 8 + 9 ही लिखा हुआ रहेगा। तुम जो सेल में जो भी लिखोगे वही लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें कैलकुलेशन करना है, तुम्हें 8 + 9 का रिजल्ट चाहिए, तो एवरी कैलकुलेशन करने के लिए बिगिनिंग्स विद इक्वल सिंबल, विदाउट इक्वल सिंबल तुम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकोगे। इक्वल सिंबल इज मस्ट फॉर एवरी कैलकुलेशन। अब तुम लिखो 8 + 9 तो आ जाएगा 70। तो ये नहीं करना है एक्सेल में। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 9 के जगह पे तुम्हें 19 लिखना है तो क्या तुम्हारा आंसर चेंज होगा? क्योंकि हम तो वहां पर लिखे हैं इक्वल टू 8 + 9, तो ऑब्वियसली 8 + 9 का आंसर दिखाएगा, मतलब मुझे वापस वहां पर जाके करना पड़ेगा इक्वल टू 8 + 19, तब जाके आंसर दिखाएगा उसका। इसीलिए एक्सेल में हम लोग क्या करेंगे, 8 + 19 या 8 + 9 नहीं लिखेंगे, उसका सेल का जो एड्रेस है उसको लेके यूज करेंगे। तो 8 कहां पर लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है A1 में। तुम कॉलम हेडर का नाम क्या है? A, और रो हेडर का नाम क्या है? 1। तुम 1A नहीं लिख सकोगे, ये रूल्स है एक्सेल का। तुम्हें पहले कॉलम का नेम लिखना पड़ेगा A1 प्लस कौन सा सेल, अब किसका सेल है, और B1, दोनों का तुम एडिशन कर दो, आंसर वही आएगा जो होना चाहिए। तुम 8 + 19 करता तो भी 19 करता तो भी तुम्हारा 27 ही आता। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, बाद में अगर तुम्हें लगेगा सर ये 8 नहीं है 5 है, आंसर विल ऑटोमेटिकली चेंज, 24 हो गया। ये मेरा 19 नहीं है 99 है, गलती से 19 हो गया था, आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया 104। तो ये डिफरेंस है। एडिशन का कोई डिफरेंस नहीं है, एडिशन तुम कैलकुलेटर में करो या मोबाइल में करो तो वही प्रोसेस में करोगे तुम। लेकिन कैलकुलेटर में या मोबाइल में करोगे तो तुम लिखोगे 5 + 99 और यहाँ पर क्या करोगे, तुम लोकेशन को ट्रैक करोगे। और जितना भी सेल एक्सेल में है सबका अलग अलग एड्रेस है। जैसे कि अभी जो सेल में खड़े हैं इसका नाम क्या है? D4। वेरी गुड। ये सेल का नाम क्या है? तो इस तरह से तुम अगर देखोगे तो जितना भी सेल यहाँ पर है सबका अलग अलग नाम है, तो तुम्हें वो नाम यहाँ पर देना है जो सेल के लेके तुम काम करते हो। तब तुम्हारा मन में सवाल आ सकता है सर कब एक्सेल का यूज क्यों करेंगे? अगर मुझे कैलकुलेशन करना है, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए तो मेरा मोबाइल है, कैलकुलेटर है घर में। व्हाई यू यूज एक्सेल? क्यों ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेल यूज होता है तब? उसका रीजन क्या है? आज हम फंक्शन नहीं सिखाएंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, याद रखना। आज हम एक्सेल सीख नहीं रहे हैं, आज हम जान रहे हैं एक्सेल में काम कैसे होता है। आज हम जानेंगे एक्सेल में काम कैसे होता है और हम लोग क्यों एक्सेल का यूज करेंगे, ये हम लोग आज जानेंगे। तो मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर उसका मार्क्स लिखा हुआ है बंगाली का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सपोज यहाँ पर टोटल तुम्हें निकालना है। स्टूडेंट बहुत जन है, राजा, गौजा, खाजा, मौजा, सौजा, पटोल, कुंगड़ो। नाम सोचने में बहुत वक्त लग जाता है, इसीलिए अच्छा नाम डाल दिए। और इसका कुछ मार्क्स हम भर देते हैं। अब टीचर जब कॉपी चेक करेगा, टीचर कॉपी चेक करके मार्क्स यहाँ पर डालेगा। मार्क्स तो तुम्हें टाइप करना ही है, मार्क्स तुम्हें यहाँ पर टाइप करना ही है, जो जिस जहाँ पर जिसको भी जितना मार्क्स मिला है वो यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल निकालना है, कुछ फंक्शन नहीं सीख रहे हैं। मे भी तुम लोगों में से कोई एक्सेल पहले सीखा है तो पता है तुम लोगों को सम फंक्शन से होता है, लेकिन उसका भी भूल जाओ, जस्ट इंट्रोडक्शन है मेरा। तो जो कुछ अभी तक सीखे हैं तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, 63 + 85 + 94 + 55। तो यहाँ पर 63 कहां पर है, उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है B2 है, तो प्लस C2 प्लस D2 प्लस नॉर्मल कैलकुलेशन किए, एंटर दे दिए, मेरा रिजल्ट आ गया। और एड्रेस क्यों यूज किए वो मुझे पता है, वो ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग। एड्रेस का यूज क्यों किए, क्योंकि बाद में अगर लगेगा ये 94 हम गलती से दे दिए थे, ये 49 है, तो हम 49 अगर लिखेंगे तो आंसर विल ऑटोमेटिकली चेंज। इसीलिए हम क्या किए, सेल का जो एड्रेस है उसको यूज किए, सेल का वैल्यू को यूज नहीं किए। अब जो दूसरा सवाल था
या हम इसका एक्सेल का यूज करेंगे तब के, क्योंकि हम तो कैलकुलेशन ही कर रहे हैं नॉर्मल, तो कैलकुलेटर में पॉसिबल है। माउस को पकड़ो और ये जो टोटल का सेल है इसका कॉर्नर में जाओ, देखो कॉर्नर में जाने से इसका जो सिंबल है वो मोटा प्लस से ब्लैक प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिल। अभी जो प्लस खड़ा, जिस प्लस में हम लोग खड़े हैं माउस पॉइंटर में, उसको बोला जाता है सिलेक्शन, और जब वो सेल के कॉर्नर में आ जाता है तब उसको बोला जाता है फिल। तो फिल में जाके डबल क्लिक कर सकते हो या ड्रैग कर सकते हो, हम डबल क्लिक कर दिए तो जितना भी मेरा स्टूडेंट था सबका टोटल निकल गया। वो 8 स्टूडेंट हो सकता है, 8000 हो सकता है, 8 लाख हो सकता है, जो मेरा कैलकुलेटर या मेरा मोबाइल नहीं कर सकेगा। इसीलिए एक्सेल वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूजेबल सॉफ्टवेयर है। मैथ तुम्हें करना ही है, वो तुम कैलकुलेटर में करो, कॉपी में करो या एक्सेल में करो, मैथ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैथ खुद एक सॉल्यूशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैथ तुम्हें करना है। लेकिन यही मैथ अगर तुम कॉपी में करता या कैलकुलेटर में करता तो सबका इंडिविजुअल रिजल्ट निकलना पड़ता। तो अगर मान लो सीबीएसई बोर्ड या वेस्ट बंगाल बोर्ड में हम जॉब कर रहे हैं, मेरा रिस्पांसिबिलिटी है टोटल एवरेज ग्रेड मतलब डिवीजन, कौन सा स्टूडेंट कौन सा डिवीजन में पास किया है और वो कौन सा सब्जेक्ट में बैक मिला है उसको, ये टोटल मुझे काम करना है। तो मुझे वक्त लगेगा 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर अब वो 5 लाख स्टूडेंट हो सकता है, 10 लाख स्टूडेंट हो सकता है, सबका क्या क्या निकालेंगे हम, टोटल एवरेज, वो कौन सा डिवीजन में पास हुआ है और वो कौन सा सब्जेक्ट में अगर बैक किया है तो कौन कौन सब्जेक्ट में बैक हुआ है, ये डिटेल्स मेरा लगेगा 1 मिनट। वो तुम मुझे 10 स्टूडेंट दोगे तो भी 1 मिनट, और मुझे 10 लाख स्टूडेंट दोगे तो भी 1 मिनट। मेरे पास वो कंट्रोवर्सी नहीं आएगा, यार आप तो 100 स्टूडेंट के लिए बोले थे, मुझे अभी 1 लाख स्टूडेंट दे दिए, तो मेरे लिए तो एक ही काम है, तुम 100 दो या लाख दो, क्या जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसलिए हम लोग एक्सेल का यूज करेंगे। तो हम लोग आज क्या सीखे, एक्सेल का इंट्रोडक्शन सीखे, एक्सेल में होता क्या है, हम वापस रिपीट कर रहे हैं। एवरी टाइप ऑफ कैलकुलेशंस डन थ्रू एक्सेल, अकाउंट्स रिलेटेड एक्टिविटीज डन थ्रू एमएस एक्सेल। मैथ के साथ हम लोग के मैथ के साथ एक्सेल का डिफरेंस क्या है, हम लोग मैथ करते हैं वैल्यू लेके, एक्सेल में हम लोग मैथ करेंगे उसका सेल का एड्रेस लेके, जिसको बोला जाता है सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस। और व्हाई यूज एक्सेल, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज होगा एक बार करना होगा एक जन के लिए, बाकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा और ऑब्वियसली सही होगा, क्योंकि सिस्टम गलत नहीं करेगा। अब जो यूजर डेटा एंट्री में था, डेटा एंट्री करना तो मेरा काम नहीं है, दूसरा ऑपरेटर है जो कॉपी साइज का चेक कर करके एंट्री कर रहा है। अब वो अगर गलत करेगा तो उसका फॉल्ट, जैसे कि हम बोले थे जो वहां पर क्या था 94 था, हो सकता है वो था 49, तो गलती से 9 पहले प्रेस हो गया, तो यूजर का गलती है। लेकिन सिस्टम कभी भी गलत नहीं करेगा, यूजर अगर गलत डेटा पुट करेगा तो ऑब्वियसली उसका आंसर गलत आएगा। क्लियर। तो एक तो प्रोजेक्ट दिखाते हैं, जो कुछ सीखे हैं आज भी उसी के ऊपर बेस करके प्रोजेक्ट दिखाते हैं जो तुम लोग प्रैक्टिस कर सकोगे। मान लो यहाँ पर आइटम नेम लिखा हुआ है, उसके बाद उसका रेट है, उसके बाद उसका क्वांटिटी है और उसका अमाउंट है। जैसे नॉर्मल हम लोग बाजार करते हैं, जैसे कि हम लोग पेन खरीदेंगे, पेन, तो पेन का रेट है मान लो 12 रुपीज करके, हम लोग 5 पीस खरीदे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा आइटम होता है, कॉफी होता है, चॉकलेट होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास मान लो ये कुछ आइटम्स है, ये ऐसा कुछ आइटम्स है जिसका अलग अलग प्राइस है, इसका अलग प्राइस है। तुम कितना, कौन सा कितना पीस लिया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मेरा दुकान में तुम आया था और मेरे दुकान में आके ये आइटम तुम इतना पीस करके लिए हो, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि पहला आइटम मेरा पेन है, प्राइस है 12 रुपीज करके, तुम खरीदे हो 5 पीस, तो तुम क्या करोगे 12 into 5 मतलब 60 रुपीज का तुम पेन खरीदे हो। तो यहाँ पर 12 मतलब हम क्या लिखेंगे B2, इंटू के लिए एस्ट्रिक का सिंबल यूज होता है, एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, एक साथ है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है, ऊपर इधर से भी है प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पर B2 इंटू क्या करेंगे C2, प्लस तो करेंगे नहीं, B2 प्लस C2 नहीं करेंगे, यहाँ पर होगा B2 इंटू C2, क्योंकि ये सब सिस्टम तो नहीं समझेगा ना। सिस्टम में तुम अभी लिखोगे B2 प्लस C2 तो 12 प्लस 5 हो जाएगा, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट तो दूसरा कुछ कह रहा है, ये तो मार्कशीट का प्रोजेक्ट है नहीं, एंटर दे दो तो तुम्हारा अमाउंट निकल गया 60। अब फैसिलिटी फायदा क्या है, हम डबल क्लिक करेंगे तो सबका अमाउंट निकल गया, ये कौन सा आइटम तुम कितने का खरीदे हो। अब तुम मेरे दुकान में आके ये आइटम खरीदे हो, मतलब तुम्हें ये सब पैसा देना पड़ेगा, तो ये सभी तो तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें 60 रुपीज D2 देना पड़ेगा, तुम्हें 250 रुपीज देना पड़ेगा D3, तुम्हें 40 रुपीज देना पड़ेगा D4, D5, D6,
फंक्शन से नहीं किए, नॉर्मल से किए, फंक्शन नेक्स्ट क्लास में होगा, एंटर दिए तो तुम्हारा पेएबल अमाउंट कितना होगा 1315। अब दूसरा कस्टमर तुम्हारे पास आया है, दुकान तुम चला रहे हो, दूसरा कस्टमर आया है, दूसरा कस्टमर जो आया बोला पेन मुझे 1 ठो चाहिए, ये वाला आइटम 5 ठो चाहिए, ये वाला आइटम नहीं चाहिए, इसको भी नहीं चाहिए, इसको 10 ठो चाहिए। तुम उसको बता दिया, तुम्हारा बिल हुआ है 3337। काम एक बार किए हैं, लेकिन वो सेव है मशीन में, आप प्रिंट करके दे दो। प्रिंट कैसे होता है सब सीखोगे तुम लोग, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है कोर्स तुम लोगों का, अभी सीखना बहुत बाकी है। अब दूसरा कस्टमर आएगा, दूसरा कस्टमर आने के बाद वो दूसरा चीज बोलेगा, ये कितना चाहिए, इतना चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये इतना, ये इतना, ये इतना, तुम बता दो आपका बिल हुआ है 1060। बिलिंग में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का डेट में जीएसटी। जीएसटी हम दे दिए 18%। जीएसटी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग होता है, एजुकेशन में 18% होता है, तुम लोग जैसे कि यहाँ पर कोर्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ प्योर लिंक अप है, तो इसका तुम्हारा जो फीस है उसका 18% गवर्नमेंट देता है। ठीक उसी तरह सब प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, इतना मुझे नहीं पता, गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। पेट्रोल से लेकर रेस्टोरेंट में खाने से लेकर सामान बिस्कुट जो भी तुम खरीद रहे हो मार्केट से, उसका पूरा पैसा दुकानदार के पास नहीं जाता, गवर्नमेंट के पास जाता है कुछ, अब उसका परसेंटेज है। जैसे कि एजुकेशन में हम काम करते हैं तो एजुकेशन में 18% जाता है, ये मुझे पता है। अगर तुम मुझे 100 रुपया दे रहे हो, तुम दे तो मुझे रहे हो, लेकिन वहां से 18% जाएगा गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब तुम्हारा 100 में से तुम्हारा नाम से, मेरे नाम से नहीं जाएगा, तुम्हारे अपने नाम से 18 रुपीज जाएगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो 18% जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर 1600 के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। तो कॉपी में करते तो कैसे करते तुम, कॉपी में करते 1016 into 18/100, कॉपी में अगर करोगे तो, अब वापस बोल रहे हैं, कॉपी में अगर करोगे तो 1016 into 18/100, तो तुम्हारा इस अमाउंट का जीएसटी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम 1016 तो नहीं लिखेंगे, एक्सेल में काम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे D7, सेम प्रोसेस, D7 into 18/100, कुछ चेंजेस नहीं हो, तो तुम्हारा 18% जीएसटी आ गया। ये तुम्हारा जो अमाउंट है इसमें तुम्हारा 182 रुपीज पे करना होगा गवर्नमेंट को। 2 से 5% ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जीएसटी कस्टमर के पास नहीं लेता है, खुद दे देता है 2 से 5% ऑर्गेनाइजेशन, और 95% ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी तुम्हारे पास ही लेगा। जैसे कि इंस्टीट्यूट में तुम लोग का जो जीएसटी हो रहा है, तुम लोग का जीएसटी हम लोग देते हैं। जैसे कि तुम 500 पे कर रहे हो, तो तुम लोग का फीस में से तुम्हारे नाम से गवर्नमेंट में जमा होता है 80 रुपीज। तो 2 प्रोसेस होता है, हम 80 रुपीज हम देंगे, जैसे कि यहाँ का 80 रुपीज हम लोग दे देते हैं, मतलब तुम्हारा ऑफिस में इंस्टीट्यूट के लिए फीस जमा हो रहा है कितना, 420 रुपीज तुम्हारे नाम से ऑफिस में जमा हो रहा है 420, और गवर्नमेंट के पास जा रहा है 80। और तुम रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया है या पेट्रोल पंप में तेल भराया है, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा जीएसटी कौन देगा, वो तो देगा, रेस्टोरेंट वाला नहीं देगा, वो तुम्हें देना पड़ेगा। तब यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, तब यहाँ पर होगा टोटल पेएबल अमाउंट। टोटल पेएबल अमाउंट मतलब तुम्हारा जो ओरिजिनल अमाउंट है 1016, ये भी तुम्हें पे करना है, और तुम्हारा अगेंस्ट में जो जीएसटी आ रहा है 182 रुपीज, ये भी तुम्हें पे करना है। मतलब तुम यहाँ पर लिखोगे D7 प्लस D8, तो देखो कंप्लीट बिल सिस्टम तुम्हारा हो गया। तो पेएबल अमाउंट कस्टमर के पास कितना आएगा तुम्हारा 1198। अगर ऑर्नामेंट्स में काम कर रहे हो, ऑर्नामेंट्स में क्या होता है, जीएसटी तो रहता ही है, उसके साथ और एक ऐड होता है मेकिंग चार्ज। अब वो तो डिपेंड करता है कैसे क्या होगा, सबका अलग अलग सिस्टम है, लेकिन मेरे बोलने का जो मतलब है, हम क्यों बोले एग्जाम में कॉमन नहीं मिलेगा। अब तुम्हें यहाँ पर एक प्रोजेक्ट एज एग्जांपल सिखा दिए, अब एग्जाम में दूसरा पूछा गया, अब उसका रिकॉग्नाइजेशन, उसका सेटिंग्स तो तुम्हें करना है ना, सेम तो नहीं होगा। अब प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है किसमें क्या होगा। जैसे कि ऑर्नामेंट्स के लिए हम बोले जीएसटी तो रहेगा ही, उसके साथ तुम्हारा आप कुछ एक्स्ट्रा मेकिंग चार्ज ऐड हो जाएगा। किसी दुकान का कर रहे हैं, जो सेल देना बोल रहे हैं, उसमें भी परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना परसेंट सेल है ना, 20% सेल है, तो 20% का प्रोसेस तो तुम्हारा सेम है। तुम उस समय सोचोगे नहीं 20% तो डिस्काउंट है, और 60 तो सिखाया था ऐड करना, जीएसटी मतलब ऐड करना, लेकिन तुम्हारा ब्रेन में रहना है ये 20% मुझे निकालना है पहले, तो 20% जो हम निकालेंगे अगर वो डिस्काउंट है तो उसका प्रोसेस तो सेम है। या अगर हम 100 रुपया का सामान खरीदे हैं तो 20% क्या होता है उसका 20 रुपीज। अब जीएसटी था तो ऐड हो रहा था 100 + 20, 100 to 20, अगर हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या होगा
अमाउंट -20, तो 80 रुपीज तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो ये थिंकिंग तुम्हारा पास होना चाहिए जब तुम काम करोगे। नहीं तो तुम्हें लगेगा प्रोजेक्ट क्या देगा एग्जाम में या इंटरव्यू में क्या पूछेगा वो तो मुझे नहीं पता, वो तो उनके ब्रेन के ऊपर डिपेंड कर रहा है उस समय उनके ब्रेन में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या पूछेगा। अब उसका आंसर तुम्हें उसके हिसाब से देना है। हम क्या सिखा रहे हैं उसके हिसाब से तुम दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पेबल अमाउंट हो गया 1198। अब तुम चेंज करो वापस, ये आइटम तुम पेन 50 पीस खरीदा है, ये 10 पीस, ये 20 पीस, ये 10 पीस और ये 20 पीस। तो बिल तुम्हारा बिलिंग अमाउंट हो गया 7327। तुम प्रिंट करके दे दो कस्टमर और फाइल तो तुम्हारा सेव रहेगा। वो सब हम नहीं सीखा है, सेव का प्रोसेस तो सेम होता है सभी सॉफ्टवेयर में, नोटपैड में जैसे किए हो वर्ड में भी ऐसे होगा, ऐसे में भी ऐसे। क्लियर? तो इस तरह से काम होता है एक्सेल।